So, hello and welcome to OSF Education. Welcome to our new series called Chapter in a Snap. So, इस सीरीज के अंदर बेसिकली हम लोग सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कम टाइम के अंदर समझने की कोशिश करने वाले हैं। पूरा जो आपका टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वो निचोड़ के इसके अंदर हम लोग डाल देने वाले हैं। सारी स्टोरीज के साथ आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलने वाली है। एग्जाम है, टेंशन है तुमको, कुछ नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है और क्लास के अंदर टीचर से बोलने में अब हिचकिचाहट हो रही है कि डांट पड़ेगी, तो कोई बात नहीं। हियर कम्स आवर सीरीज जिसके अंदर तुम 1 घंटे के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स, मोस्टली 1 आवर 1.5 आवर के अंदर जो चैप्टर है उसको एकदम सही तरीके से, डिटेल तरीके से यहाँ पे कवर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विद द सीरीज ऑफ द 9th स्टैंडर्ड GSEB, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भाई अगर हम लोग बात करते हैं तो तुम लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है कि ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट 200 साल तक हमारे भारत देश के अंदर चला हुआ है। करेक्ट, ठीक है। अब तुमको इसके, अगर जनरली मैं तुमसे बात करने के लिए जाऊंगी तो तुमको थोड़ा गुस्सा आएगा, है ना, कि भाई क्या करके गए ब्रिटिशर्स, क्यों आए, राजा लोग पागल थे, उन्होंने यहाँ पे उनको एंट्री दे दी। बट देखो, ह्यूमन माइंड का एक नेचर होता है ना कि हम हमेशा हर चीज को एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम लोग दोनों पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आना, ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भाई तो अच्छे के लिए भी कुछ चीजें हुई है, वो रियलिटी चेक हमें मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे कि आगे आज के टाइम पे हम एज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के रेडी हुए हैं। करेक्ट, तो बिना किसी देरी के हम लोग पहले स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे बहुत जल्दी आएंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू होने वाला है आपकी एक बेसिक सी स्टोरी के साथ। भाई क्या है वो स्टोरी? अब अगर हम लोग बात करते हैं, इंडिया को पहले ही सोने की चिड़िया का नाम दिया जाता था, यानी कि गोल्डन बर्ड की तरह। रीजन बीइंग, हमारी इंडिया बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हुआ करती थी। राजा महाराजा, इसके अलावा बहुत सारे आर्ट्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट्स, इसके अलावा अगर हम लोग सोने चांदी जेवर, ठीक है, प्लेस की बात करें, हेरिटेज की बात करें, इतनी खूबसूरत चीजें आपको इंडिया के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा होगा तो लोगों की नजर तो उसके ऊपर जाने ही वाली है। करेक्ट, ठीक है। तो यही नजर पड़ती है यूरोपियंस की इंडिया के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं यूरोपियंस की, तो आपको पता होना चाहिए कि उन लोगों के बीच में एक रेस सी छिड़ गई थी। ठीक है, कि भाई वो लोग ये देखना चाहते थे कि आपस में कौन सी कंट्री जो है वो ज्यादा केपेबल है कि वो फटाफट बहुत सारे कंट्रीज को, यानी कि जो अलग कंट्रीज है उनको अपने कब्जे में लेके रह सके। और यहीं से शुरुआत होती है यूरोपियंस की एंट्री होना। करेक्ट, इसके अंदर वो अलग अलग देशों के अंदर जाते हैं, एक्चुअली में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर जाते हैं और वहां पे अपना रूल जो है वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो यूरोपियंस के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत ही पहले टाइम से ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था। बट यहाँ पे एक हम लोग स्टोरी जानेंगे जिसके अंदर टर्की के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चीजें जो है वो जाननी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दिया कि भाई गोल्डन चिड़िया, यानी कि गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया के नाम से इसको जाना जाता था, बिकॉज ऑफ प्रीशियस थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड इन इंडिया ओनली। अगर हम बात करते हैं वाइटल गेटवे, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करेंगे। ये वाला रीजन अगर आप वर्ल्ड मैप के अंदर देखेंगे तो आपको ये वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया, हमारा प्यारा सा भारत देश, और ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे यूरोप के साथ थ्रू दिस वे। ऑब्वियस सी बात है, तुमको पता है, तुम ये वाला डिस्टेंस कवर करना पसंद करोगे या फिर ये वाला। ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारे लिए शॉर्टकट करने पड़ने वाला है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो एक सेंटर प्लेस था जहां से कि हम लोग आना जाना कर रहे थे। अब आती है स्टोरी में ट्विस्ट। जैसे ही, क्योंकि ऐसा है उस जमाने में सभी राजा महाराजा हुआ करते थे, दे यूज्ड टू फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स, और जो भी जीतता था वो पर्टिकुलर रीजन जो है वो ओन कर लेता था। करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरीके की कोई चीज होती है जिसके अंदर फाइनली टर्की जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेता है। जीतने के बाद ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारी कोई जगह है तो तुम क्या चाहोगे कि भाई हर कोई यहाँ से जाए, उनका फायदा हो और हम ऐसे ही मुंह ताड़ते रहे। ऑब्वियस सी बात है वो चीज नहीं होने वाली है। टर्की ने अपना दिमाग लगाया, क्या बोला, भाई अगर तुम्हें यहाँ से पास होना है तो बहुत सारा पैसा मुझे देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? ठीक है, अगर नहीं दोगे तो फिर अपना रास्ता जो है वो खुद से ढूंढ लो। अब यूरोपियंस के लिए हो जाती है टेंशन वाली बात। क्यों? इंडिया के अंदर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, कॉटन, मसलिन, ये सारी चीजें जो है वो यूरोप के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती थी। अचानक से अगर ये सारी चीजें रुक जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है यूरोप का सर्वाइवल जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला था। सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो अचानक से बंद कर दिया गया है, उनके बीच में एक
ऐसे आया ना कि भाई अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग किस तरीके से इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। इसी चीज के साथ शुरू होती है लोगों का, मतलब वहां के लोगों का इंडिया को ढूंढने की तैयारी। अब किस तरीके से करेंगे भाई, लैंड रूट से जाना तो उनके लिए इम्पॉसिबल था, सो दे स्टार्टेड डूइंग द सी रूट। ठीक है कि भाई सी रूट से ट्राई करते हैं एक। अब ऐसा है कि सभी लोग अपने अपने लोगों को भेजने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले पोर्टुगीज लोगों ने भेजने की शुरुआत की, ठीक है, फिर उनको देखते देखते स्पेन के राजा ने सोचा कि भाई मैं भी भेज देता हूँ, फिर वो भी अनसक्सेसफुल रहा, तो वापस से हम लोगों ने देखा कि भाई वापस से पोर्टुगीज ने ट्राई किया, तो फाइनली 1498 के अंदर जो सेलर है जिनका नाम था वास्को डी गामा, वो फाइनली इंडिया के लैंड के ऊपर आके मतलब एंट्री जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्राइसिस थोड़ा आपको याद रखना रहेगा। क्यों, देखो सारे के सारे डेट्स मतलब जो आपके ईयर्स है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से आपके एमसीक्यूज जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी तुमको इतनी बड़ी वाली स्टोरी बताई ना कि कॉन्स्टेंटिनोपल अचानक से टर्क्स के पास आ गया था और अब उन्होंने वहां से एक्सेस जो है यूरोप को देना बंद कर दिया था, वो क्राइसिस कब हुआ था, तो 1453 के अंदर ये क्राइसिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, ओटोमन टर्क्स के नाम से इन लोगों को जाना जाता था। ठीक है, दे कॉन्कर्ड द कॉन्स्टेंटिनोपल स्लैमिंग द ट्रेड डोर शट ऑफ फॉर द यूरोप्स, के वो लोग बिल्कुल भी एंट्री इंडिया के अंदर ना ले पाए। अब अगर हम बात करते हैं डेस्परेट्स नीड, तो ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया है, स्पाइसेस हो गए, टी हो गए, कॉटन हो गया। ठीक है, ये सब चीजें यूरोपियंस की मस्ट नीडेड थिंग थी जो कि वो इंडिया से हमेशा लिया करते थे। ओके, अब आगे स्टोरी के अंदर क्या होता है, अब होते हैं अटेम्प्ट्स की शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है वो है इनका, दैट इज बार्थोलोम्यू डियाज, क्योंकि भाई इनका ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे उनके इंपॉर्टेंट रोल की थोड़ी बात करूं तो इन्होंने आधा रास्ता जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा, अब बस थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ी ही दूरी तय करनी है, वो जो आधा रास्ता है वो बार्थोलोम्यू जो है उन्होंने ऑलरेडी ढूंढ लिया था। कहाँ से भाई, केप ऑफ गुड होप को ढूंढ के। अगर हम मैप में देखें तो केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो यहां से वो एंट्री लेना शुरू करता है। अब ऑब्वियस सी बात है वो यहां से तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अलग अलग राजा जो है वो अपने जगहों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, एंड ऑब्वियसली दे वोंट बी अलाउइंग देम कि भाई वो लोग आराम से यहाँ से निकल सके, तो उन्होंने सी रूट के थ्रू जाना शुरू किया। उन्होंने आधा रास्ता जो है वो कवर कर लिया और फाइनली यहाँ पे केप ऑफ गुड होप जो है वो ढूंढ लेते हैं। आगे क्यों नहीं गए, मल्टीपल रीजन है। ठीक है, बट यहीं से उनकी शिप जो है वो वापस चली जाती है पोर्टुगल के अंदर, और फिर वो जाके वहां पे एकदम खुश खुश होकर बताते कि भाई मैं कुछ तो ढूंढ के आया हुआ हूँ। करेक्ट, तो वो कब हुआ था वो आपको याद रखना है। इसके अलावा फिर उसके बाद कौन आता है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस। इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बेचारे ऐसे इंसान थे जिनको लिटरली में ऐसा लग रहा था कि भाई, ठीक है, ये अपने डेलुलू के अंदर जी रहे थे, डेलुलू के अंदर, कि भाई मैंने तो इंडिया की खोज कर ली है। बट क्या वो सच में इंडिया था? नहीं भाई, वो उन्होंने अलग ही देश की खोज कर ली थी जो हमें पता है कि उसको आगे जाके फिर अमेरिका का नाम दिया गया। ठीक है, और ये क्या था, एक्सीडेंटल फाइंडिंग था। करेक्ट, एक्सीडेंटली वो ढूंढने क्या गए थे, उनको टास्क क्या दिया गया था कि भाई इंडिया को ढूंढ के आओ, सी रूट से तुम जाओगे और इंडिया को तुम मस्त ढूंढ लेना, फिर उसी रूट से फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग की शुरुआत जो है वो कर लेंगे। बट क्या ये चीज पॉसिबल हुई? नहीं। वो भाई साहब तो पता नहीं कहीं वेस्ट के अंदर निकल गए और जाके अमेरिका को ढूंढ के आके अपने राजा को खुश होके बता रहे कि भाई मैंने तो इंडिया को ढूंढ लिया है, जबकि बाद में जाके इस चीज का उनको पता चलता है कि एक्चुअली में वो इंडिया था ही नहीं। ठीक है, उन्होंने गलती से, बट अच्छे के लिए अमेरिका की खोज जो है वो कर दी थी। सो ही वाज क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या यहीं पे अटक जाती है चीजें? नहीं, अभी तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी होने वाले हैं ना। तो नेक्स्ट आपको क्या बताया, ब्रेक थ्रू। 1498 के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक एक्सप्लोरर थे, एक सेलर थे, जिनका नाम क्या था वो आपको याद रखना है, वास्को डी गामा। ठीक है, इनको अब ये टास्क दिया जाता है कि भाई अब आप जाओ। अब इनके पास ऐसा है कि एक रूट तो इनको पता है, केप ऑफ गुड होप तक अब उनको पता चल चुका था। अगर हम लोग थोड़ी डीप स्टोरी की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ऐसा बताया जाता है कि ये जब केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, ठीक है, मतलब इसी बीच में रास्ते में उनको एक गुजराती ट्रेडर मिल जाता है, ठीक है, जो वो सेलिंग वगैरह का काम करता रहता है। तो उन्होंने जब इससे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि भाई मुझे इंडिया को ढूंढना है और मुझे वहां पे जाना है। तो वो जो गुजराती ट्रेडर था, ठीक है, जो सेलर था, उसको उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट और मैं तुमको इंडिया लेके पहुंचा दूंगा। और उन्हीं की हेल्प से फाइनली 1498 के अंदर, ठीक है, कैलिकट पोर्ट के अंदर एंट्री होती है वास्को डी गामा की, जो कि एक पोर्टुगीज थे।
ठीक है, तो यही इसी के बारे में आपको बताया गया। पूरा अफ्रीका जो है वो घूम जाते हैं और फिर इंडियन ओशन को क्रॉस करते हुए वो वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, अराइवल कहाँ पे होती है तो आपको याद रखना है, पहली बार जब पोर्टुगीज आए थे तो वो कैलिकट के अंदर आए थे, जिस वक्त पे यहाँ पे कौन से राजा रूल कर रहे थे, यू विल हैव टू रिमेंबर द नेम, जिनका नाम था किंग जैमोरिन। ठीक है, किंग जैमोरिन जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, किंग जैमोरिन का नाम आपको याद रखना है। कब आए थे तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, मई 22 1498। 22 अगर याद नहीं रह रहा है मई का, बट 1498 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैमोरिन ने जब देखा कि भाई कोई विदेशी आए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी चीजें बताई कि भाई मैं तो यहाँ पे ट्रेड के लिए आया हूँ, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई अच्छी बात है वो आए हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। उनको ये चीज पहले कभी रियलाइज हुई ही नहीं कि जिनको वो एकदम अपने क्या बोलते हैं मेहमान की तरह, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं ना कि भाई मेहमान हमारे लिए भगवान होते हैं, तो उन जिनको वो उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे वही जाके उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले थे आगे। करेक्ट, ठीक है, तो वही आपको बताया गया कि ये एक फेटल सा वेलकम था। फेटल मतलब अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा जा रहा था उस वक्त कि भाई आप आइए और पूरे इंडिया को अपने पास कॉन्कर करने की शुरुआत जो है वो कर लीजिए। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। तो पहली चीज जो आप लोग यहाँ से याद रखोगे वो क्या है कि सबसे पहली बार, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्टुगीज, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो आपको ये चीज थोड़ा याद रखना रहेगा। सबसे पहली बार अगर हम इंडिया के अंदर एंट्री की बात करते हैं तो पोर्टुगीज आए थे। ठीक है, पोर्टुगीज जो है दे वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करते हैं, जब पोर्टुगीज इंडिया के अंदर आ गए तो हम इनके साथ हमारी ट्रेडिंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है यूरोप के बाकी सारी कंट्रीज की नजर तो जाएगी ना कि भाई ये कौन से रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा रास्ता निकला, हमें क्यों नहीं पता है, इंडिया के साथ ट्रेडिंग ये लोग करने लगे। ऑब्वियस सी बात है, यही से शुरू होती है जेलेसी की शुरुआत कि भाई क्योंकि पोर्टुगीज अगर इतना सारा सामान हमारे पास से ले रहा है तो वो फ्लरिश करेगा, है ना, उनका जो पैसा है, प्रॉफिट है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। यहीं से नजर जाती है बाकी सब कंट्रीज की इसके ऊपर कि भाई ये एग्जैक्टली कर कहां से रहा है और क्या कर रहा है, समझ में। फिर इसी से अलग अलग यूरोपियन देशों की इंडिया के अंदर एंट्री होने की शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहली बार पोर्टुगीज आए, फिर पोर्टुगीज को फॉलो करते हुए फिर कौन आए थे तो यहाँ पे डच पीपल आए थे। ठीक है, डच जो कि हॉलैंड से होते हैं ना, हॉलैंड वाले लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने डच पीपल का नाम दिया हुआ है। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे डैनिश पीपल भी आए हुए थे। ठीक है, इनके बीच में ही आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश यानी कि जो हमारे मेन हीरोज हैं यहाँ के ब्रिटिशर्स, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की एंट्री जो है वो 1600 के अंदर ऑलरेडी हो जाती है इंडिया के अंदर। और द मोस्ट लास्ट जो थे, ठीक है, वो कौन यहाँ पे आए हुए थे, फ्रेंच। यस, फ्रेंच पीपल वर द लास्ट टू अराइव इन इंडिया। ठीक है, ऐसे एक कहावत है वैसे, और ये सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि पोर्टुगीज जो है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर आए थे, और जब हम लोग आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे ना तो दे वर द लास्ट जिन्होंने इंडिया को छोड़ा हुआ था। ब्रिटिशर्स ऑलरेडी, ब्रिटिशर्स को तो हम लोगों ने भगा दिया, फ्रेंच कॉलोनीज को भी हम लोगों ने अपने कैप्चर में ले लिया था। इनके पास जो गोवा, दीव और दमन वाला एरिया रह गया था वो सबसे लास्ट में इस जगह को छोड़ के गए हुए थे, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि दे वर द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एज वेल एज दे वर द लास्ट जिन्होंने की इंडिया को छोड़ा, यानी कि दे लेफ्ट इंडिया, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा फैक्ट जो है वो यहाँ पे चेक अप कर लीजिएगा। तो आपको ये याद रखना है, टोटल ये 5 ग्रुप्स जो है वो इंडिया के अंदर आए हुए थे, अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर इन लोगों को हमने देखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पायोनियर्स पोर्टुगीज की बात करते हैं तो उन्होंने कुछ एरियाज के ऊपर अपना कैप्चर जो है वो किया हुआ था। यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दोज एरियाज, क्योंकि ये आगे जाके वापस से रिपीट होने वाला है हमारे आगे के आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने कौन सी एरियाज को कैप्चर किया था, ड्यू ले लिया, दमन ले लिया, ठीक है, गोवा, कोचिन ले लिया, मलक्का ले लिया। इसके अलावा आपको बताया गया था कैलिकट के बारे में। बट ऐसा है कि चीजें चेंज होती है, इतने जब 5 ग्रुप एक साथ में आ जाएंगे इनकी आपस में भी लड़ाइयां होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन लोगों की आपस में लड़ाइयां होती है, जिससे कि खुद की जगह जो है वो उनको चली जाती है। ठीक है, इसीलिए गोवा के पास काफी ज्यादा कम जगह जो है वो रह जाती है। और फिर लास्ट में तो देखेंगे सिर्फ यही 3 जगह रह जाएगी, कोचीन और मलक्का भी कोई लेके इनसे भाग जाने वाला है। ठीक है, तो ये 100 ईयर्स के अंदर इन्होंने यहाँ पे कब्जा जो है वो कर लिया। न्यू कंटेंडर्स, ठीक है, इनको कॉपी करते हुए जेलसी के मारे जो बाकी के लोग आए थे उनके नाम यहाँ पे आपको बताए गए। पहले
थे डच, ठीक है, जो कि हॉलैंड से थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डैनिश पीपल, ठीक है, जो डेनमार्क से आए हुए थे। डैनिश पीपल कहाँ के थे, तो आप, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से एक बार नोट्स में ऐड कर दीजिएगा कि ये ऐसे लोग थे जो कि डेनमार्क से आए हुए थे। दे वर हंग्री फॉर द शेयर ऑफ द वेल्थ। ये अमीर हो रहे हैं, हम इनको देख नहीं सकते, हम भी जाएंगे, ठीक है, तो इनका पीछा करते हुए ये भी आ गए। अब ब्रिटिशर्स क्यों बाकी रहे भाई, उन्होंने क्या किया, गए रानी के पास, ठीक है, रानी के पास जाके बोला कि भाई ऐसा है, पोर्टुगीज, डैनिश, डच, ये लोग तो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, हम क्यों बाकी रह जाए। वहीं से फिर उन लोगों को मिलता है ऑर्डर, ठीक है, एक चार्टर, एक ऑर्डर मिलता है, जिसके अंदर रानी उनको ऐसा बोलती है कि भाई ठीक है तुम जाओ, ठीक है, कुछ सम ईयर्स का उनको पॉलिसी दिया जाता है कि इतने साल तक तुम वहां पे जाके कंपनी रूल को एस्टैब्लिश करोगे। मार्क माय वर्ड्स, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, कंपनी रूल का एस्टैब्लिशमेंट अभी तक ब्रिटिश राज जो है वो नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंपनी रूल जो है वो एस्टैब्लिश होने की बात जो है वो की जा रही है, यानी कि कंपनी जो है वो सारे डिसीजंस अपने आप से यहाँ पे लेने वाली है। तो यहाँ पे एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका नाम था, ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी उसका नाम क्या दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब एस्टैब्लिश हुई, 1600 के अंदर। पहली बार ये कहाँ पे आई हुई थी, तो सूरत के अंदर आई हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ के राजा थे उन्होंने तो भगा दिया कि नहीं मिलेगा इधर, ठीक है, बट फिर वो किसके पास गए, जहांगीर के पास, अरे प्लीज आने दो, हम तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आए हुए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, आपका और हमारा संबंध बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली मान गए। तो जहांगीर, पहले वाले राजा ने मार दिया, ठीक है, हटा दिया कि भाई नहीं आना है। फिर वो गए जहांगीर के पास। जहांगीर बेचारे बहुत ऐसे देव मानुस है ना, उन्होंने एक अपना दिल ऐसे खोल के सामने रख दिया कि आइए और रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे मुगल एम्पेरर जहांगीर के राज में उन्होंने अपनी पहली ट्रेडिंग सेंटर जो है वो एस्टैब्लिश की थी, कहाँ पे, कोठी के अंदर, ठीक है। कोठी कहाँ पे है, तो सूरत के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। और कब की गई थी ये ट्रेडिंग सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट, 1613 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका था। इसी के बाद तुरंत थोड़े ही टाइम के अंदर एंट्री होती है फ्रेंच पीपल की, करेक्ट। तो फ्रेंच का अराइवल जो है वो ऑलमोस्ट 1664 के अंदर होता है। अब कैसे, कौन है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, गवर्नर था जिसका नाम था डुप्लेक्स, ठीक है। इसी के राज में इन लोगों की एंट्री जो है वो धीरे धीरे होती है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, डुप्लेक्स का नाम हम लोगों ने यहाँ पे इसीलिए लिया है क्योंकि ये जो दो है ना, अभी देखो इन दोनों की कहानी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ये पोर्टुगीज वाले जो थे वो ऑलरेडी डर चुके थे ब्रिटिशर्स से कि भाई इनसे तो हम पंगा ले ही नहीं सकते थे। क्यों, इनके पास काफी अच्छे वॉर इक्विपमेंट हुआ करते थे, हुए थे लड़ाई, तो उससे उनको समझ में आ गया था ये तो बेचारे भग लिए, ठीक है, इनको कुछ नहीं मिला तो ये लोग डायरेक्टली भग लिए कि भाई नहीं हमको ये सब मामले में नहीं पड़ना है, इससे अच्छा हम अपने देश में ही भले हैं, जितना यहां से मिला उतना लूट पाट के वो लोग निकल लिए। जो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, दो इंपॉर्टेंट कंटेंडर्स थे जो इंडिया के राज के लिए लड़ रहे थे, वो कौन थे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स एज वेल एज द फ्रेंच, ठीक है। इन लोगों के बीच में होती है तीन अलग अलग वॉर्स, ठीक है। इन वॉर्स को हम लोग एक नाम से याद रखेंगे। क्या नाम बताया गया है आपको यहाँ पे, कर्नेटिक वॉर्स। क्या बोला जाता है इसको, कर्नेटिक वॉर्स। सो यू विल हैव टू रिमेंबर कर्नेटिक वॉर्स जो है वो किन के बीच की लड़ाई है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि ये ब्रिटिशर्स, ठीक है, वर्सेस आपके फ्रेंच की लड़ाई होती है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे तीन अलग अलग वॉर्स, टोटल 3 कार्नेटिक वॉर्स जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर जो है वो हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी थी ना कि भाई वो कैसे कैसे एंट्री लेते हैं, वो सब चीजें खत्म हो जाती है। फिर अगर थोड़ा बहुत एड ऑन करवाना है तो आपके फ्रेंच कॉलोनीज के थोड़े बहुत नाम मैं यहाँ पे लिखा दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि कराइकल है तो वो इनके कंट्रोल में था, महे है तो वो इनके कंट्रोल के अंदर आ चुका था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, चंद्रनगर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इनके कंट्रोल के अंदर आ गया था। तो ये सब जगह जो है ना वो इनके कंट्रोल के अंदर चल रहा था, जो हम फिर आगे फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इनसे वापस छीना था कि भाई दे दो हमारी जगह हम लोगों को वापस, ठीक है। मद्रास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मद्रास, और मद्रास जो है वो इन सब रीजन से मिलके ही बन रहा था, तो वो पूरा मद्रास वाला जो प्रोविंस है वो फ्रेंच के कंट्रोल में ऑलरेडी जा चुका था। क्लियर एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारी अलग स्टोरी के साथ। अब यहाँ पे होती है पहली बैटल, ठीक है। बैटल की स्टोरी मैं आपको एक साथ में बता देती हूँ, फिर आप एक बार इसके अंदर से अच्छे से देख लीजिएगा। बैटल के दौरान, बैटल सबसे पहले हुई कब थी, आपको वो चीज याद रखनी है। तो बैटल
ऑफ, इसका नाम क्या है, बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है, ठीक है। प्लासी क्यों बोला गया है, क्योंकि बंगाल के अंदर प्लासी नाम की एक जगह है जहां पे ये पर्टिकुलर बैटल को फाइट किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैटल ऑफ प्लासी। इसी के साथ साथ में मैं कंटिन्यूएशन में बक्सर भी आपको समझा दूंगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ये हुआ था आपका 1757 के अंदर, ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जो है वो अकर होता है। अब होता क्या है, एकदम शांति से मेरी बात सुनिएगा, स्टोरी जो है वो आपको याद रखनी है। इस टाइम पे बंगाल के एक नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास एक प्रोविंस होता है, आप हमेशा क्या चाहोगे कि भाई प्रोविंस में जो भी काम हो रहा है मुझसे पूछ के किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज द किंग, ही इज द नवाब ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, करेक्ट, ठीक है। अब इसी बीच में होता क्या है, रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी रूल, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे, उनके कहने पे बंगाल के अंदर जो ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था, उनकी वॉल को फोर्टिफाई कर दिया गया। क्या कर दिया, फोर्टिफाई मतलब ये अगर आपके ट्रेडिंग सेंटर है, इसके आसपास में पूरा बाउंड्री बना दिया गया, वॉल का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। जब ये खबर पहुंचती है सिराजुद्दौला के पास, तो भाई वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई ये क्या बात हुई, हमसे बिना पूछे हमारी प्रोविंस में रह के हमने उनको परमिशन दिया, तभी वो यहाँ पे आके अपनी ट्रेडिंग सेंटर को एस्टैब्लिश किए हुए हैं, और हमसे ही बिना पूछे वो लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। तो उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उन्होंने तुरंत अपनी कुछ लोगों को अपने साथ लेके गए, उस फोर्ट के अंदर घुसे, ठीक है। मतलब फोर्ट मतलब मैं अभी यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, जो फोर्टिफाइड उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाया हुआ था, वहां पे वो लोग घुसते हैं, ठीक है। घुस के तोड़फोड़ करना, सारी चीजों को शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि उस टाइम पे उस ट्रेडिंग सेंटर के अंदर बहुत ही कम लोग थे, ठीक है, 7 से 8 लोग वहां पे रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जो किया, राजा ने अपना तोड़ ताड़ के फूट फाड़ के सब वो वहां से निकल गए। अब ये खबर पहुंचती है रॉबर्ट क्लाइव के पास, जो उस टाइम पे साउथ वाले साइड के अंदर रह रहे थे, ठीक है। जब ये खबर पहुंचती है रॉबर्ट क्लाइव के पास, वो जाते हैं अपने बहुत बड़ी आर्मी को लेके, ठीक है, कि भाई अब तो मैं बताता हूं कि ये क्या है, नहीं पूछ के किया तो तुम कैसे कर सकते हो, समझ में आ रहा है। उनका पूरा अब पर्सपेक्टिव आ चुका था कि भाई अब तो हम बैटल करेंगे और बंगाल को अपने पूरे, ठीक है, पूरे के पूरे बंगाल जो है उसको अपने कब्जे के अंदर लेके रहेंगे ही रहेंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रिटिशर्स वर क्वाइट अवेयर कि इंडिया को वो आसानी से हरा तो नहीं ही सकते हैं, ठीक है। उनको ये चीज पहले से ही बहुत अच्छे से पता थी। क्यों? बिकॉज इंडिया के अंदर अगर आपको भी पता हो तो तुमको ऐसा होना चाहिए ना कि भाई हमारे पास इतना सोने की चिड़िया है, मतलब हमारे पास कितना सारा वेल्थ होगा, और वो वेल्थ से हम लोग आर्मी को कितने अच्छे से खड़े कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो देवर अवेयर कि भाई अगर उनकी आर्मी से हम लोगों ने डायरेक्ट फाइट किया तो ब्रिटिशर्स तो आराम से हार ही जाने वाले हैं। इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे प्लान क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, एक पूरी वो लोग ट्रीचरी प्लान करते हैं, जिसके अंदर खास आदमी जो सिराजुद्दौला के थे, ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है, एक है मीर कासिम और एक है सेठ अमीचंद, ठीक है। ये दोनों खास आदमी राइट एंड लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, जिसमें से जो मीर कासिम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनका जो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, मिलिट्री का जो मेन हेड होता है वो होता है मीर कासिम। उसको बाटली में उतारा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बैठता है, तीनों की एक मीटिंग होती है कि भाई मैं क्या बोलता हूँ, तुम मान जाओ, हम लोग मिलके सिराजुद्दौला को उड़ा देते हैं, ठीक है। भाई फायदा क्या है, मीर कासिम को ऐसा बोला गया अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो फिर नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल जो है वो हम तुम्हें बना देंगे। और सेठ अमीचंद को ये बताया गया कि भाई अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें 30 लाख रुपए जो है वो तुम्हारे मुंह पे मारेंगे, मतलब तुमको दे दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजों से वो लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, और उन्होंने अपने ही, ठीक है, अपने ही राजा जिन्होंने उनको अपना नमक खिलाया, नमक हरामी करके उन्हीं के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी जो है उसको छेड़ दिया, ठीक है। तो एंड रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, आधे दिन में, ठीक है, इंडिया के अंदर इंडिया के राजा के साथ, नवाब के साथ आधे दिन में बैटल जो है वो खत्म हो जाती है। जहां पे ब्रिटिशर्स के पास कम आर्मी थी, सिराजुद्दौला के पास बड़ी आर्मी थी, स्टिल ये बैटल जो है वो हार जाती है। कौन? सिराजुद्दौला की टीम जो है वो पूरी तरीके से हार जाती है। तो यहाँ पे एंड होता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। अब आगे क्या होता है, इसी के तुरंत बाद, ठीक है, कुछ ही साल के अंदर, यानी कि 1764 के अंदर एक अलग बैटल होता है जिसका नाम क्या है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के हम लोग यहीं से स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि भाई जैसा बोला गया था, ठीक है, क्या बोला गया था कि भाई अगर मीर कासिम तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो उसी के हिसाब से नवाब ऑफ बंगाल जो है वो अब चेंज हो चुके थे मीर कासिम। बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम ना, मतलब 57 से लेके 64 तक,
मीर कासिम ने ये चीज रियलाइज की कि भाई ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने मतलब का सोच रहे हैं, ठीक है। उसने उन लोगों, मतलब वो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक बार मीर कासिम को बिठा क्या दिया कुर्सी के ऊपर, रोज आके उनके पीछे लग जाते थे कि पूछते भी नहीं थे या फिर अपने हिसाब से ही सब चीजें करते थे। तो मीर कासिम को थोड़ा उनकी तरफ ऐसे राइवलरी होने लगी कि भाई तुम तो पूछते भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। अब ब्रिटिशर्स को आया गुस्सा, भाई तू किचकिच क्यों कर रहा है, ठीक है, किचकिच करने की क्या जरूरत है तेरे को, एक तो हमने तेरे को थ्रोन पे बिठाया और तू किचकिच करेगा, ठीक है। उसको भी हटा दिया, ठीक है, उसको भी हटा दिया। अब एक नए कैंडिडेट को वो लोग यहाँ पे लेके जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। कौन है वो कैंडिडेट, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एंट्री होती है मीर कासिम की। ओके 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 ओके, आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक, तो मैं थोड़ा थोड़ा सॉरी सॉरी सॉरी। जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ना, जो सेकंड यहाँ पे नवाब बने थे वो कौन थे, मीर जफर, ठीक है। मीर जफर जो थे वो थे मिलिट्री हेड, जिन्होंने की कॉन्स्पिरेसी किया ब्रिटिशर्स के साथ मिलके, प्रीच किया यानी कि चीट किया अपने ही राजा को, और मीर जफर जो है वो आके यहाँ पे राजा बन जाता है। अब मीर जफर के ही सन इन लॉ थे जिनका नाम था मीर कासिम, ठीक है। थोड़ा मीर मीर है इसलिए आई गॉट थोड़ा फंबल हो गए मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आपको याद रखना है कि मीर कासिम जो है वो थर्ड यहाँ पे नवाब बनता है, ठीक है। तो जब नवाब उनको बना दिया गया कि भाई मीर जफर को हटाओ, भाई फेंको इनको बाहर, उनको अपने पास रखा गया था, मार नहीं दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे के अंदर उनको रखा हुआ था, ठीक है। तो जब मीर कासिम को बना दिया गया तो ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि भाई मीर कासिम तो मीर जफर से भी ज्यादा एकदम क्या बोलता है कि भाई नहीं, मैं तो नहीं होने दूंगा, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, वो ऐसे टाइप के इंसान थे। तो उन्होंने क्या किया, चल तू भी हट जा, ठीक है। अब कोई कैंडिडेट बचा नहीं था तो मीर जफर को वापस से इंस्टॉल कर दिया गया थ्रोन के ऊपर, ठीक है। तू कोई नहीं भाई, तू वापस आ जा, तू थोड़ा किचकिच करेगा बट हम तेरा मुंह जो है वो बंद करवा देंगे, ऐसा। बट दिस थिंग वाज नॉट, मतलब क्वाइटली, ठीक है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मीर कासिम को। मीर कासिम अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो अलग अलग राजाओं से मिलने के लिए जाते हैं। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस कि भाई नवाब ऑफ अवध, ठीक है, और इसके अलावा जो मुगल एम्पायर उस टाइम पे हुआ करते थे शाह आलम, ये दोनों ने हाथ मिलाया किससे, मीर कासिम से। इन तीनों ने मिलके एक प्लान किया, ठीक है, पूरा प्लान बनाया कि भाई किस तरीके से वो ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे, उनके साथ बैटल करेंगे और उन लोगों को हरा देंगे, करेक्ट, ठीक है। ये इतनी चीजें बैटल होती है। तो यहाँ पे होता है बैटल ऑफ बक्सर। सो व्हाट यू विल हैव टू रिमेंबर इज, ये जो बैटल ऑफ बक्सर होता है वो 3 वर्सेस 1 होता है, ठीक है। 3 वर्सेस 1 का मेरा यहाँ पे मतलब क्या है, एक होती है पूरी की पूरी अलायंस, ठीक है। ये अलायंस जो है वो आपको याद रखना है। इस अलायंस के अंदर होते हैं 3 लोग, एक तो शाह आलम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, शाह आलम, प्लस इनके साथ कौन होता है, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। और इसके अलावा जो मेन हीरो भाई जो इनके पास गए थे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने और इनको पंप करने के, भाई चलो हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ जाके झगड़ते हैं, तो वो थे मीर कासिम, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलके ये वॉर को छेड़ा, वर्सेस कौन थे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स, वर्सेस ब्रिटिशर्स। तो बैटल ऑफ बक्सर आपको याद रखना है। बट अगेन यहाँ पे भी जब पूरा का पूरा बैटल खत्म होता है तो वापस से इंडिया जो है वो हार जाती है, मतलब इन तीनों की बहुत ही शर्मनाक हार जो है वो यहाँ पे हो जाती है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ब्रिटिश। और यहीं से एक नई चीज की भी शुरुआत हो रही है। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में खास चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि दीवानी राइट्स मिल चुकी थी ब्रिटिशर्स को। नाउ व्हाट इज दिस दीवानी राइट, दीवानी राइट का यहाँ पे मतलब है कि भाई अगर तुम इनके एरिया के अंदर रह रहे हो, ठीक है, तो तुमको उसके लिए थोड़ा बहुत रेंट पे करना पड़ेगा, एक रेंट की तरह है, समझ में आ रही है बात। तो दीवानी राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल गया था, और ये दीवानी राइट्स में 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो है वो कवर हो रही थी। तो आपको याद रखना है, बंगाल हो गया, ठीक है, बिहार हो गया और ओडिशा, ये 3 अलग अलग स्टेट्स जो है वो दीवानी राइट्स उसके ऊपर लगा दी गई थी। और ये दीवानी राइट्स जो है वो कौन ले रहा था, ब्रिटिशर्स ले रहे थे। और ये कौन से वॉर के तहत आया था, कौन से बैटल के तहत आया था, तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ बक्सर के तहत फाइनली दीवानी राइट्स जो है वो मिल जाती है ब्रिटिशर्स को। आई होप कि ये दोनों बैटल्स के बारे में आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर जो है वो हो चुकी होगी, ठीक है। बट अब यहां से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को थोड़ा रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है कि भाई इन इंडियंस को अपने कंट्रोल में रखने की थोड़ी जरूरत हमें लग रही है, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होती है एक पूरे, हम लोग बोल सकते हैं, कारवा की, जिसके अंदर ना वो हर 2-3 साल में, 3-4 साल में अलग अलग तरीके के चार्टर्स को लेके आते थे, ठीक है, कि भाई इसके अंदर कुछ ये चीजें करेंगे, ये मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे लेके आ रहे थे ताकि वो इंडिया को अपने कंट्रोल के अंदर प्रॉपर तरीके से रख सके, ठीक है।
तो वहीं से अलग अलग तरीके के चार्टर्स के आने की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहला चार्टर जो यहाँ पे लागू करवाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, यानी कि कंपनी रूल के थ्रू, वो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंदर पहली बार जो है गवर्नर जनरल का नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें पहली बार गवर्नर जनरल जो है वो बनके रेडी हुए थे। उनका नाम भी आपको याद रखना है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो कौन थे यहाँ पे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो तुम्हें याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार इनको बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था यहाँ पे? गवर्नर जनरल। पहले ये सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल के नाम से जाने जाते थे, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम जो है, टैग जो है वो दे दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ना एकदम फंस चुके थे। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर तुमको पता है उस टाइम पे स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे। ठीक है, तो अलग अलग किंगडम्स उसके अगेंस्ट में फाइट जो है वो कर रही थी। दिस इज द पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब ब्रिटिशर्स की मराठा के साथ मराठा एंग्लो मराठा वॉर भी चल रही थी, और इसी के साथ साथ में उनकी मैसूर के साथ, ठीक है, यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली चल रहे थे। ये दोनों वॉर्स जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही साथ के अंदर चल रहा था इन लोगों के साथ। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे बता दिया गया कि साइमल्टेनियस वॉर्स चल रहे थे, एक तो मराठा के साथ और एक दूसरा मैसूर के साथ। अगर हम लोग मराठास की बात करते हैं तो मराठास के अंदर आपको याद रखना है टोटल यहाँ पे 3 वॉर हुए थे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे, और मैसूर के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे टोटल 5 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, अब अगर तुमको नहीं पता है तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो हम लोग वर्ड एंग्लो यूज कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर वर्ड एंग्लो इज यूटिलाइज्ड, कि भाई जो हम लोग यूरोपियंस को डिनोट करने के लिए हम लोग एंग्लो वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स वर्सेस मैसूर जो 4 वॉर हुए थे, और मराठा के अंदर 3 वॉर हुए थे, यानी कि एंग्लो मराठा वॉर जो है वो यहाँ पे होता है। इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट मराठा वॉर की बात, सॉरी मैसूर वॉर की अगर हम बात करते हैं, 4th एंग्लो मैसूर वॉर, इसी में होता है टीपू सुल्तान की डेथ। ठीक है, जिसको हम लोग टाइगर भी बोलते हैं ना, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी उनको जाना जाता था, टीपू सुल्तान को। बहुत ही अच्छे लीडर वो हुआ करते थे। तो ये 4 जब हुआ था, तो सबसे पहले जो मतलब फर्स्ट वॉर हुआ था वो हैदर अली के साथ हुआ था। ये तुमने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, हैदर अली के साथ हुआ, बट उसका कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाया। सेकंड हुआ, ठीक है, तो सेकंड के अंदर हैदर अली की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर यहीं से एंट्री होती है थर्ड बैटल के अंदर टीपू सुल्तान की, बट टीपू सुल्तान भी उस वॉर के अंदर इतना ज्यादा उन लोगों का ठीक से चीजें जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता, और फाइनली जब 4th वॉर होता है तब टीपू सुल्तान की यहाँ पे डेथ जो है वो हो जाती है। ठीक है, टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पे तुमको पिक्चर देखने को मिल रहा है टीपू सुल्तान का, जो कि मैसूर के उस टाइम पे नवाब थे। और इसके अलावा उनकी अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज अ ब्रिलियंट एंड मॉडर्नाइज्ड रूलर, जो कि एकदम ही फियर्सली रेजिस्ट कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश एक्सपांशन को वो बिल्कुल भी बेयर नहीं करना चाहते थे, मुंह तोड़ जवाब देने की उनको यहाँ पे कोशिश जो है वो की जा रही थी। फॉल कब होता है? ठीक है, कब ये सारी चीजें खत्म होती है? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कॉर्नवालिस। ठीक है, क्योंकि ऐसा है, ये हमेशा के लिए ये कोई अमृत पाके तो आया नहीं है कि हमेशा ये अमर रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो चेंज होते रहते थे, गवर्नर जनरल्स जो है वो चेंज होते रहते थे। तो जब यहाँ पे बारी आती है कॉर्नवालिस की, ठीक है, कॉर्नवालिस जब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, इसी के अंदर एक जॉइंट अलायंस होती है, किसकी? निजाम की, ठीक है, और मराठास की। टीपू सुल्तान यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये जब वॉर्स जब चल रही होती है ना कोई ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला देता था कि भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ करेंगे। तब उन लोगों की ये सोच शायद नहीं रही होगी कि भाई अगर हम ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करने वाले हैं, तुम्हें एज अ जरिया यूज कर रहे हैं जस्ट टू गेन द पावर ओवर दैट पर्टिकुलर प्लेस। समझ में आ रहा है? बट वो चीज इन लोगों को तब रियलाइज नहीं हो रही थी, दे यूज टू हेल्प देम आउट। ठीक है, और उसके बाद फिर उनको ही निकाल दिया जाता था, और इसी तरीके से यही पर्टिकुलर चीज को इस्तेमाल कर करके उन्होंने पूरी इंडिया को अपने कब्जे के अंदर ले लिया था। अब थोड़ा याद करो, मैंने पहले आपको इसके अंदर क्या बताया हुआ था कि उनको पता था, दे वर क्वाइट अवेयर अबाउट दिस थिंग, कि वो डायरेक्टली अगर आर्मी के साथ फाइट करेंगे तो उनको पता था कि उनको हार ही मिलने वाला है। तो इसीलिए वो ये प्लानिंग के थ्रू जा रहे थे कि भाई कुछ लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, उन्हीं को यूज करके दे विल फाइट अगेंस्ट देयर एनिमीज, उनको हटाएंगे, इनको इस्तेमाल करके फिर दूसरे को करेंगे, फिर इन्हीं लोगों को रास्ते से हटा देंगे। ऐसे करते करते उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ओके अब अगर हम बात करते हैं, कुछ इन्होंने सिस्टम्स लाए हुए थे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स आए हुए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। तो
यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले अबाउट वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली जब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे तो उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक पॉलिसी की शुरुआत की थी इंडिया के अंदर, जिसका नाम क्या है, द सब्सिडियरी अलायंस। भाई इसको ना एक नाम दिया गया, स्वीट पॉइजन, ठीक है, मीठी छुरी नहीं होती है ना, कि भाई तुमको पहले बहुत अच्छा अच्छा बोलेगी कि हाँ आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, और फिर पीछे से आपके मतलब आपको ही बैक स्टैप करने की कोशिश कर रही होगी। सेम चीज जो है वो यहाँ पे अप्लाई की गई है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम एक काम करो, हम तुम्हें हमारी आर्मी देंगे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हम ब्रिटिशर्स जो है हम तुम्हें हमारी आर्मी देंगे ताकि तुम्हें कभी भी अगर फाइट करनी है तो तुम लोग कर सकते हो, करेक्ट। बट इतने अच्छे और इतने बड़े दिल के तो वैसे भी ब्रिटिशर्स होने नहीं वाले। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई 5 से 6 टर्म्स एंड कंडीशंस है जो तुमको मानना पड़ेगा। अच्छा भाई चलो वो भी बता दो। अलायंस है, ठीक है, तो वो तो बोले कि हाँ ठीक है हमारा फायदा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर हमारे साथ रहेंगे, ठीक है, तो उनको पता है कि नए टेक्निक्स हैं उनके पास, नए वॉर इक्विपमेंट्स है, तो देवर क्वाइट अवेयर के भाई अगर ब्रिटिशर्स हमारे साथ रहेंगे, उनकी आर्मी हमारे साथ रहेगी तो वो लोग जीत जाएंगे। बट व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशंस, यू विल हैव टू रिमेंबर द टर्म्स एंड कंडीशंस। पहला उन्होंने क्या बोला कि भाई आर्मी जो है वो हमारा प्रोटेक्ट करेगा, बट तुम्हें हमारी आर्मी को फीड करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें अपनी आर्मी दे रही हूँ, तुम उनको रहने के लिए जगह दोगे, खाने पीने के लिए उनको चीजें दोगे, वेपन्स के लिए जो भी पैसा लगेगा वो तुम दोगे, यानी कि सारा का सारा जो खर्चा है वो यहाँ पे किसका होने वाला है, राजा का होने वाला है। चलो भाई ठीक है, वो एक पॉइंट मान लेते हैं क्योंकि भाई उनके लिए फाइट कर रहा है तो वो चीज होनी भी चाहिए। सेकंड क्या बोला इन्होंने, इंडियन स्टेट मस्ट पे फॉर दिस आर्मी एंड सरेंडर रेवेन्यू जनरेटिंग लैंड, के भाई ऑलरेडी मैंने बता दिया कि उन लोगों को सारी चीजें जो है वो अपने हिसाब से करनी रहेंगी। ऐसा ब्रिटिश रेसिडेंट की बात करें तो परमानेंटली स्टेशन किया जाएगा रॉयल कोर्ट के अंदर। तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज पता है उन्होंने क्या बोली, हमारा एक आदमी, ब्रिटिशर्स का एक आदमी हमेशा तुम्हारे दरबार के अंदर बैठेगा। रीजन बिंग, तुम यहाँ पे क्या बातचीत कर रहे हो, किसी स्टेट के साथ मेल मिलाप करने का सोच रहे हो, हमारे अगेंस्ट में जा रहे हो, हमारे फेवर में जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, यानी कि ये एक स्पाई की तरह रहेगा, बट ये बताया हुआ स्पाई है। हम भेज रहे हैं, बकायदा हम लोग भेज रहे हैं कि वो तुम्हारे दरबार में बैठेगा, तुम जो भी चुगलियां कर रहे हो, जो भी बातें कर रहे हो, ठीक है, वो सब आके हम लोगों को बताया जाएगा। ये था थर्ड टर्म एंड कंडीशन। फोर्थ क्या बताया गया, स्टेट कैन नॉट वेज। भाई ये सुन लो, ठीक है, एक तो हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आर्मी को हम पैसा दे रहे हैं, हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मान रहे हैं, और हमको क्या बोला जा रहा है, तुम अपने आप से वॉर नहीं छेड़ सकते हो, ठीक है। तुम्हें पहले ब्रिटिशर्स को जाके पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी आर्मी हमारे पास है, हम सब्सिडियरी अलायंस में, क्या हम बैटल लड़ ले, वो हमको बहुत परेशान कर रहा है। समझ में आ रहा है, वो भले तुम आके उस टाइम तक तुम्हारा राज्य बर्बाद कर दे, तुम पहले जाओगे ब्रिटिशर्स के पास पूछने के लिए। यू कैन नॉट वेज एनी वॉर, ठीक है, कोई भी वॉर आप नहीं कर सकते हो, और साइन एनी ट्रीटी, किसी के साथ ट्रीटी भी साइन नहीं कर सकते हो विदाउट ब्रिटिश परमिशन। तो भाई ये तो तुम देख ही पा रहे हो कि भाई पहले एक फायदा देके 5 तुम्हारे से फायदा वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर जो इन्होंने रूल निकाला था, इसको हम लोग स्वीट पॉइजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगेन वापस थोड़ा बता देती हूँ, आपको याद रखना है, वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने निकाला था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। इसी अलायंस सिस्टम को स्वीट पॉइजन भी बोला जाता है। मेन गोल क्या था उनका यहाँ पे कि भाई अपनी आर्मी वो लोग देंगे, उसके बदले में वो तुम लोगों को टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उसके अंदर ध्यान रखना रहेगा, जिसके अंदर अल्टीमेट जो सबसे ज्यादा फायदा है वो किसका हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स का हो रहा था। सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू क्या इन लोगों ने कंट्रोल किया था, भाई बहुत सारी जगहों को कंट्रोल किया था, ठीक है। तो विक्टिम्स के नाम आपको बता दिए गए हैं जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू खुद ही अपने राज्य को दे दिया कि भाई ये ले लो, ठीक है, ले लो और तुमको जो करना है करो। ऐसा थोड़े तब चल नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। तो क्या चीज है, एक तो निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, वो फर्स्ट विक्टिम यहाँ पे बने हुए थे। फिर मैसूर है, ठीक है, अवध है, इसके अलावा मराठास है, ये सब लोग इनके इस ट्रैप के अंदर आ गए। इसलिए फोटो देखो, दिख रहा है ना ट्रैप में कैसे वो लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग फंस गए, ठीक है। ये जो 4 अलग अलग लोग हैं या फिर जो 4 अलग अलग रीजन्स हैं वो इनकी बातों में फंस गए, और यहाँ से शुरुआत होती है उन लोगों की अलग अलग तरह। ये एक नहीं था, ऐसे ही बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पे निकाले जाते हैं, जैसे कि डलहौजी, ठीक है। डलहौजी जो है उसके बारे में 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो वो बहुत अच्छे रिफॉर्मिस्ट भी थे, बट वो एकदम दिमाग वाला इंसान था। उन्होंने निकाला यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, भाई अगर तुम राजा हो तो तुम्हारा अगर आगे कोई वंशज है ही नहीं, ठीक है, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है जो रूल को कंटिन्यू कर पाएगा, तो फिर अल्टीमेटली वो राज्य किसका हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, ठीक है। क्या ये एक ही चीज थी, नहीं, इसको हम लोग दूसरा भी अगर हम नाम देते ना तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। अनेक्सेशन की पॉलिसी थी इनकी। एनेक्स करने का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि भाई अपने कब्जे में कर लेना, अपने रूल के अंदर इसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लेना। बहुत सारी चीजें की, क्या बोला भाई,
गए देखने के लिए, भाई तुम्हारा तो जो ये है स्टेट वो अच्छे से चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं हम ले लेते हैं कंट्रोल में। अरे तुम्हारा तो राजा जो है वो तो उसका कोई बेटा ही नहीं है, कोई बात नहीं हम ले लेते हैं इसको अपने कंट्रोल में। जाते हैं, भाई तुम तो अपने कंट्री को अच्छे से अपना जो एरिया है उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं हम इसको अनेक्स कर लेते हैं। ऐसे करते करते 5 अलग अलग तरीकों से इन लोगों ने अनेक्सेशन, मेन मोटिव क्या है, अनेक्स करना। बहाने वो अलग अलग देते थे कि भाई ये बहाना है तो कोई नहीं हम ले लेते हैं, ये बहाना है तुमसे हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, अच्छा तुम्हारी आर्मी ठीक से काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं हमको दे दो हम कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा करते करते कितने सारे एरियाज, ठीक है, लिटरली तुमको एक पर्टिकुलर चार्ट तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, कितने सारे एरियाज को उन लोगों ने अपने कब्जे के अंदर यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। वन ऑफ द हार्श पॉलिसी बट क्वाइट सक्सेसफुल पॉलिसी जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे शुरुआत कर दी थी। यह नाम याद रखना है, डेलहाउसी, वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, और डेलहाउसी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या तो फिर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, या तो वॉर करके छीन लेते थे या तो ऐसा बोलते थे कि भाई तुम्हारा बेटा नहीं है तो हमको दे दो, ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दी है। बट क्योंकि मैंने बताया कि इनके टाइम पीरियड में कुछ अच्छी चीजें भी हुई है बिकॉज ही वॉज अ रिफॉर्मर, तो इंडिया के अंदर कुछ अच्छी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने पहली बार, ठीक है, यहाँ पे रेलवे की शुरुआत जो है वो की हुई थी 1853 में। मुंबई से थाने पहली बार एक ट्रेन की जो शुरुआत है वो की गई थी। तो आपको फर्स्ट रेलवे, ठीक है, फर्स्ट रेलवे का नाम याद रखना है और कहां से कहां पे शुरुआत की गई थी वो भी तुमको याद रखना है, मुंबई टू थाने 1853 डलहौजी के प्लान के अकॉर्डिंग। इसके अलावा टेलीग्राफ सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन, ये सब चीजों की शुरुआत जो है वो डलहौजी के टाइम पीरियड में ही की गई थी, ठीक है। तो ऐसे बुरा था, मतलब कॉइन के दो साइड के जैसा है कि भाई थोड़ा अच्छा भी था और बहुत ज्यादा बुरा भी था, वैसा वाला सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी मेन स्टोरी जो है वह खत्म होती है, अब कंक्लूजन पे आना है। कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पैसों के हिसाब से क्या कितना नुकसान हुआ था, कितना फायदा हुआ था वो हमें देखना है। और सोशल इम्पैक्ट कि भाई हमारे समाज के अंदर क्या चीजें अच्छी हुई थी, क्या चीजें बुरी हुई थी, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। सबसे पहला तो मैक्रो, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। मैक्रो शिफ्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो भारत, ठीक है, वो लोग क्यों आए थे यहाँ पे, ट्रेड करने के लिए ना। दे वांटेड कि भाई हम यहाँ से चीजें, इंडिया से चीजें जो है वो लेके यूरोप के अंदर दिया जाता था, यानी कि हम जहाँ पे एक एक्सपोर्टर कंट्री थे, इन लोगों ने हमें एक इंपोर्टर कंट्री बना के छोड़ दिया था, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, हम लोग इतने ज्यादा प्रॉस्परस थे कि हमारे यहाँ से चीजें जाती थी, बट उन्होंने अपने चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में, आपको ये सब चीजें पता है कि उनका अल्टीमेट गोल क्या था, ब्रिटिश का फायदा होना, फिर भले इंडिया का नुकसान जो है वो करने के लिए तैयार थे। तो वो लोग क्या करते थे कि भाई आपसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर जो है रॉ मटेरियल्स बनाए जाते थे, उस रॉ मटेरियल को भेज दिया जाता था कम प्राइस के अंदर, वहां से फिनिश्ड गुड बना के फिनिश्ड गुड को भारत के अलग अलग कोने में और इसके अलावा देश जो पूरा वर्ल्ड है उसके अलग अलग कोने में बेचा जाता था, जिससे कि सबसे ज्यादा फायदा, प्रॉफिट जो है वो उन लोगों का हो रहा। तो एक मेजर एक्सपोर्टर से हमें एक ग्रेट इंपोर्टर जो है वो उन्होंने बना दिया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक्शंस की बात करें तो बहुत सारे एक्शंस थे जिसके हमारे ऊपर काफी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, जैसे कि बंगाल के पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन लोगों ने खत्म कर दिया था, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट कर दिया था पूरी तरीके से, जिसकी वजह से कॉटन, सिल्क, जूट ट्रेड ये सब पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुका था, खत्म हो चुका था। यहाँ पे रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर ये लोग बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे, ठीक है, कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, जिसके अंदर पीजेंट्स, स्पेशली जो फार्मर्स वगैरह हैं जो नॉर्मली काम कर रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पैसा कमाते कम थे, टैक्स उनको ज्यादा देना पड़ता था, जिसके चक्कर में उनकी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा मिजरेबल बन चुकी थी, ठीक है। राजा को भी टैक्स दो, ब्रिटिशर्स को भी टैक्स दो, अगर कुछ गलती हो जाती है तो दोनों की तरफ से सजा भी झेलो। तो मतलब तुम आइडिया लगा सकते हो तो कि भाई उस टाइम पे पीजेंट्स की क्या हालत रही होगी, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं हार्श आर्टिशन कॉन्ट्रैक्ट्स की, भाई उनको नहीं, क्योंकि वो चीज महंगी बिकने लगी थी, ठीक है, उनके ऊपर ऐसा अपना जोर जो है वो लगा दिया गया था कि भाई नहीं करोगे तुम ये काम। तो उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल वीवर्स थे उन्होंने भाई अपना प्राइजेस जो है वो मतलब उनको थोड़ा हाई करना पड़ा, और वो अब कोई खरीदने के लिए तैयार है नहीं क्योंकि पैसे कम थे। तो खरीदते क्या थे, जो ब्रिटिश से आया हुआ माल था, ठीक है, उसी माल को वो लोग खरीदते थे, जिसकी वजह से पूरा जो हमारा इंडिया का मार्केट है ना वो शैटर हो गया था पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट वो खत्म होने की कागार के ऊपर आ गया था। बट ऑलवेज मैंने तुमको बोला कि इसके अंदर कुछ फायदे भी थे, तो फायदे आप यहाँ पे अपने आप से थोड़ी बहुत चीजें जो है वो ऐड कर दोगे, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी आपको बताया हुआ ना कि भाई रेलवेज, ठीक है, रेलवे जैसी चीज की यहाँ पे शुरुआत हो गई है, विच इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट में बुरा तो था ही, बट एक आध चीज ही अच्छी थी। फिर टेलीग्राफ सिस्टम जो है उसकी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है,
ठीक है, टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, कुछ अच्छी ही चीजें हैं, है ना। स्टीमर इंजन, ठीक है, स्टीम सर्विस, स्टीमर जो है यहाँ से चलाया जाता है इंडिया से लेके इंग्लैंड तक। तो ये भी काफी एक अच्छी चीज उन लोगों ने यहाँ पे ऐड जो है वो किया हुआ था। ठीक है, तो सब चीजें बुरी नहीं थी, बट हाँ थोड़ा मेजोरिटी बुरा था और कुछ ही चीजें वो लोग अच्छी यहाँ पे करके गए थे। तो दीज ये गुड चीजें हैं और बाकी के बैड चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी हुई है। ठीक है, अगर हम लोग सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो क्या हुआ था, तो सोशल रिफॉर्म्स थोड़े बहुत इंडिया के अंदर हुए थे। ठीक है, जो ऐसे सुपरस्टिशियस चीजें थी जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी प्रिवेल कर रही थी, उनसे कहीं ना कहीं इंडिया को छुटकारा मिला। काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं इंडिया थोड़ा बहुत सोशली अपने आप को उभर के, ठीक है, अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके आ चुकी थी इस टाइम पीरियड तक। ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने हम लोगों की यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प की थी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे इम्पैक्ट करना शुरू किया, जिसके थ्रू कि हम लोगों को आइडिया मिलता है। मतलब ऐसा है कि भाई बाकी सब रीजन्स में तो मोस्टली इंग्लिश में चीजें चल रही है, हम अगर सिर्फ रीजनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई करेंगे तो बाकी सब चीजों के साथ हम लोग अच्छे से मे भी डील ना कर पाए। समझ में आ रहा है? तो उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को ये वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी जो है वो दिया गया था। अब तुमको पता है मैकॉले था, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जिसका इसके अंदर हम याद रखेंगे, वुड्स। ठीक है, वुड्स डिस्पैच, ये तुमने ऑलरेडी 7th 8th के अंदर पढ़ा होगा। वुड्स डिस्पैच के अंदर वो काफी सारे अच्छे प्रोग्राम्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर, जिससे कि बेटरमेंट होता है। ठीक है, एजुकेशन का काफी ज्यादा बेटरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इरेडिकेशन की बात करें तो सोशल इविल्स, मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीजें हटा दी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विलियम बेंटिक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो मैं वहां पे तुमको बता नहीं पाई थी, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की देन है कि 1829 में फाइनली सती प्रथा को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इन्हीं की देन है। तो विलियम बेंटिक का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, इनके हेल्प से, ठीक है, इनकी मदद से राजा राममोहन रॉय हो गए। ठीक है, इसके इन लोगों ने मिलके ब्रूटल प्रैक्टिस जो सती है, ठीक है, सती प्रथा जो है वो 1829 के अंदर इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब पता है ना, जो छोटे बेबी होता है, एकदम छोटी सी बेबी होती है, तो उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो वो 1 साल तक उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब फीमेल पता है कि भाई फीमेल है, या फिर अंदर से पहले से ही पता चल जाता था, तो दे यूज्ड टू किल दैट बेबी, तो वो चीज को बंद कर दिया गया। चाइल्ड मैरिज जैसी जो ब्रुटैलिटी थी उसको यहाँ पे कम कर दिया गया। तो सोशली उन लोगों ने काफी अच्छे काम जो है वो यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, बट द सीड ऑफ मिसट्रस्ट, हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे उनको जगह दी थी, पनाह दी थी कि भाई आप हमारे साथ ट्रेड रिलेशंस को बेटर करो। ठीक है, आप हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओगे जिससे आपका भी काफी प्रॉफिट होगा, हमारा भी काफी प्रॉफिट होगा। बट क्या रियलिटी के अंदर वो चीज हो पाई? ऑब्वियस सी बातें नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब हम इसमें गलती किसकी समझेंगे? ब्रिटिशर्स की गलती समझे कि भाई उन्होंने आके ये सब चीज किया, या फिर हम अपने राजाओं की और हमारे लोगों की गलती समझे कि भाई उन लोगों ने उनको पनाह दिया? दूसरा, अब चलो अगर उन्होंने एंट्री ले भी ली थी तो हमारे पास एक मौका था ना कि हम अपनी यूनिटी को शो कर सकते हैं उनके सामने कि भाई सब राजा लोग अगर मिलके एक साथ में आ जाते तो क्या हम लोग ब्रिटिशर्स को पहले ही, बहुत टाइम पहले ही भगा नहीं देते, है ना। अब क्या होता क्या नहीं होता वो तो बात की बात है, बट दिस इज समथिंग दैट आपको सोचना चाहिए इसके बारे में कि अगर ऐसा होता तो फिर कितना बेटर तरीके से हम लोग अभी रह रहे होते मे बी, और अगर हुआ होता तो मे बी शायद हम इतना ज्यादा एडवांस भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे सब जो चीजें हैं, ठीक है, रेलवेज, ये वो इंडस्ट्रीज, ये सब की शुरुआत तो कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। तो प्रोज भी है, कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ठीक है, तो दोनों के ही फायदे जो है वो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल एंड इकोनॉमिकल इंपैक्ट आपको 2 मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, सिंथेसिस मैट्रिक्स, यहाँ पे तुमको ये सब बताया हुआ कि भाई कौन से इंसान ने कौन सी पॉलिसी लाई हुई थी, तो तुमको यहाँ पे थोड़ा इजीली, मतलब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इसी को रीड करोगे तो तुमको सब पता चल जाएगा कि भाई ये ट्रेड टू ट्रेड रॉबर्ट क्लाइव थे, ये आए, इन्होंने कुछ यहाँ पे चीजों को इस्तेमाल किया, मेथड को यूज किया और इनको दीवानी राइट्स मिल गई। तो दीवानी राइट्स कहाँ से मिली थी, तो यहाँ पे मैं वापस से वो पॉइंट ऐड कर देती हूँ। दीवानी राइट्स जो है वो बक्सर के थ्रू मिला हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट था दैट दे गॉट दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स आपको वापस यहाँ पे बता देती हूँ कहाँ कहाँ टैक्स कलेक्शन था, बट कहां पे मिला था, तो आपको याद रखना है, एक हो गया बिहार, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका बंगाल, और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, अभी के लिए हम यही लिखेंगे क्योंकि बुक के अंदर ये वाली स्पेलिंग दी है, बाकी आप डी जो है वो इस्तेमाल करोगे। फिर सेकंड, डिप्लोमेटिक एंट्रैप किस तरीके से था, अच्छी स्वीट पॉइजन, ठीक है, मीठी छुरी बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वेलेस्ली आए थे, वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस को लॉन्च किया, जिसको ही हम लोग स्वीट पॉइजन के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर
किंग्स जो है, ठीक है, उनको पूरी तरीके से उनका स्टेट जो है वो एनेक्स करने की मतलब बात ही हो गई ना कि पूरा कंट्रोल उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था, तो फिर अब बचा ही गया है उनके जीवन में। डलहौजी की बात करते हैं तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जिसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि ऐसे किंग्स जो जिनका जो दरबार है या फिर जिनका जो पूरा रीजन है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइटेड होगा, इजिली उनको टारगेट बना दिया जाता था और उनको अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया जाता था। इसके अलावा भी एक चीज है जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा ऐड कर देना अबाउट द द्विमुखी पॉलिसी, ठीक है, द्विमुखी शासन इसको बोला जाता है। द्विमुखी नाम से ही हमको क्या बोलते हैं, या तो फिर इसको इंग्लिश में हम लोग डुअल पावर बोलते हैं, ठीक है, डुअल पावर, ये आपको अपनी बुक में देखने को मिलेगा जब आप रीड करोगे। द्विमुखी शासन या तो फिर डुअल पावर का मतलब क्या होता है, पावर यहाँ पे दो लोगों के हाथ में होगा, ठीक है, एक मेन पावर जो है और मेन पावर यानी कि हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री और जो आपका रेवेन्यू है वो सबका जो ध्यान है वो यहाँ पे कौन रखने वाला है, ब्रिटिशर्स। शाणे हैं भाई ब्रिटिशर्स, बहुत ज्यादा शाणे हैं। मेन जो उनका काम है, ठीक है, मेन जो बागडोर है वो उन्होंने अपने हाथ में रखा कि भाई ये बहुत ऐसे टिपिकल काम है, बहुत थक जाओगे तो ये हम रख लेते हैं, और जो प्रजा को अच्छे से रखना है, ठीक है, उनकी देखभाल करना है, यानी कि इनको क्या बना के रख दिया, केयर टेकर, क्या बना के रख दिया इनको, केयर टेकर। वो कौन थे, यहाँ के राजा। समझ में आ रहा है, ऐसी सब पॉलिसी का वो लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। तो ये वाला पॉइंट जो है वो साथ साथ में आप लोग यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आज के आपके ये चैप्टर में से आपको सॉल्व हो ही जाने चाहिए, है ना। ये सब क्वेश्चन के आंसर्स आपको आने ही चाहिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिना पढ़े, ठीक है, वापस से चीजें मत देखना। अभी तक तुमने जितना लेक्चर लिया है इसके बेसिस पे आपको कॉमेंट्स के अंदर ये सारे आंसर्स अच्छे से बता देने हैं मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं चेक करूंगी, मैं पक्का चेक करूंगी कि आपने यहाँ पे सही आंसर्स दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, हिस्ट्री के बारे में आपको चीजें थोड़ी रियलाइज करनी चाहिए कि भाई ऐसा ना होता तो क्या होता, क्या इसके अंदर किसकी गलती थी। भाई देखो वैसे तो डुअल डिप्लोमेसी होती ही है, बट थोड़ा खुद से भी सोचने की ट्राई करना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सब चीजों को लेके, ठीक है। हम वापस लौटेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और आई होप कि आपके लिए ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है या फिर ये पर्टिकुलर सेशन जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।